आपने लखपति सुना होगा, करोड़पति सुना होगा, अरबपति सुना होगा। क्या आपने खरबपति सुना है? हाँ, एलन मस्क, जो बन चुके हैं दुनिया के सबसे पहले खरबपति, द मैन ऑफ ट्रिलियनियर। एक बच्चा जिसका जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक स्थान पे होता है। उसे बचपन से ही एक मेडिकल कंडीशन थी, जिसे ट्रांस कहा जाता है, जिसे मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है या मेडिकल कंडीशन भी कह सकते हैं। इस स्थिति में क्या होती है कि जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, अपने चातुर्थिक जो वातावरण में जो आवाजें होती हैं उसे सुन नहीं पाता है। उसका मस्तिष्क शून्य की भांति जाता है। उसके मस्तिष्क के अंदर एक कंप्यूटर अर्थात सुपर कंप्यूटर बन जाता है। वो अंदर ही अंदर कुछ चीजों को सोचने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वो बचपन में थे, जब वो बच्चे थे, तभी उनके मस्तिष्क में एक कंप्यूटर लैब था। उनके इसी बिहेवियर के कारण, इसी कंडीशन के कारण उनके दोस्तों, उनके मित्रों के द्वारा उन्हें बुली किया जाता था, उन्हें सताया जाता था। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने बचपन का लगभग समय किताबों को पढ़ने में दे दिया। साइंस फिक्शन की किताबें, स्पेस की किताबें, इन सबों को पढ़ने लगा। 8 वर्ष के जब ये थे तो इनके माता और पिता अलग हो गए। तो इन्होंने चूज किया कि यह अपने पिता के साथ रहेंगे। 2 साल बाद अर्थात जब 10 साल के हुए तो इनके पिता के साथ यह एक मॉल में गए। मॉल में उन्होंने एक कंप्यूटर देखा। इस कंप्यूटर को देखकर इनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पिता से इन्होंने जिद किया तो उनके पिता ने एक कंप्यूटर ला के दिया, जिसका 5 KB मेमोरी के आसपास मेमोरी कैपेसिटी थी। और उसके साथ साथ तब एक पुस्तक आया करती थी कोडिंग की, जिसका समय अवधि था कि 6 महीने में इसे पढ़ के खत्म किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। परंतु एलन मस्क की जिज्ञासा को आप समझिए कि उन्होंने दिन रात एक करके उसे केवल और केवल 3 दिनों में पढ़ लिया। जब वह 12 साल के हुए तो इन्होंने एक गेम का आविष्कार किया, गेम का निर्माण किया, जिसका नाम था ब्लास्टर। उस ब्लास्टर को इन्होंने केवल और केवल $500 में, केवल हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके उम्र के आधार पर ये बहुत ज्यादा था, इन्होंने $500 में उस गेम को बेच दिया। अर्थात हम कह सकते थे कि उन्होंने 12 साल की उम्र में बिजनेसमैन की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इससे आगे उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूल अर्थात जब वो 17 साल के हुए तब तक उनकी स्कूली शिक्षा खत्म हो चुकी थी। तब तक वो खुद से अवगत हो चुके थे कि उनके अंदर बहुत सारे संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं का पोषण केवल एक देश कर सकता था, वो था यूएसए। वो यूएसए जाने के लिए पहले कनाडा गए। कनाडा में उनकी माता अर्थात उनकी जो माता थी वो कैनेडियन थी। तो वो पहले कनाडा गए और उनके जो कजन थे उनके साथ, गिम्बल मस्क जो उनका कजन था, उनके साथ उन्होंने दोनों ने क्वींस यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया जो कनाडा में ही था। उस क्वींस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो यूएसए की थी, वहां उन्होंने एडमिशन करवा लिया। अर्थात वह अब यूएसए पहुंच चुके थे। उन्होंने कॉलेज के दौरान अनेकों समस्याओं को देखा। उसमें से एक समस्या थी कि जितने भी हमारे जो उद्योगपति थे बाजार के, हमारे जो मार्केट के उद्योगपति थे तब हमारा गूगल मैप नहीं हुआ करता था। कोई उस पे नोट नहीं रहता था कि ये दुकान यहाँ पे है और ये उद्योगपति इस चीज के लिए है। तो तब एक डायरेक्टरी आया करती थी, एक पुस्तक की भांति, जिसमें हर उद्योगपति का नाम, वो कहाँ पे है, और एक मैप के भांति एक कागजी रूप में था कि अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो उस मैप को लेके जाना होगा और उस दुकान को ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए उसे डिजिटलाइज करना सोचा और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ZP2 की स्थापना की। ZP2 की स्थापना करने के बाद इन्होंने बहुत सारी सॉफ्टवेयर भी बनाने लगी। इन्हें अलग अलग कंपनियों से भी ऑर्डर आने लगा। उसके पश्चात 1999 में जब वह कॉलेज से बाहर आए तो उन्होंने कुछ समस्याएं देखी कि जितने भी बैंकिंग व्यवस्था है वो डिजिटलाइज नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि इसे डिजिटलीकरण कर दिया जाए। तब ये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि तब
1999 में लोग ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग तक विश्वास नहीं करते थे, तो ऑनलाइन बैंकिंग पे कैसे विश्वास करते हैं। उन्होंने इसे एक रोचक चीज में, गेम में परिवर्तित कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इनके ऐप से जुड़ता है तो उसे $20 फ्री मिलेंगे, और जो एक दूसरे को शेयर करेगा उसे $10 मिलेंगे। तभी इनके साथ एक समान समावर्ती कंपनी चल रही थी जिसका नाम था पेपेल। पेपेल के ऑनर थे पीटर थैली। पेपेल भी इसी प्रकार की कंपनी थी कि वह बैंकिंग को डिजिटलीकरण करके ही चलाया करती थी। और इन पेपेल और जो हमारी X.com है, इनमें अक्सर मनमुटाव होते रहता था और कंपटीशन अधिक होते रहता था। तो इसके कारण इन दोनों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। इन दोनों ने आपस में सुझाव किया और इन दोनों कंपनी ने मर्ज किया अपने आप को। इन दोनों ने कंपनी ने मर्ज किया, और इस एग्रीमेंट में क्या आया कि जो कंपनी का नाम होगा वो X.com होगा और उसके जो CEO होंगे एलन मस्क होंगे। उसके बाद उसके कुछ साल बाद उन्होंने विवाह किया, और विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र की आकस्मात मृत्यु हो गई, यानी बच्चा मर गया। वह बच्चा 2.5 महीने का था। इस सदमे में वह डूब गए। इस सदमे से उभरने के लिए उन्होंने अपने ज्यादातर समय पुनः पुस्तक को दे दिया। वह स्पेस की किताबों को पढ़ने लगे, और जब वो स्पेस की किताबों को पढ़ने लगे, अंतरिक्ष के बारे में जानने लगे, तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी स्पेस एजेंसियां थी उनमें एक लूप होल ढूंढा कि जो पेलोड कम ही लागत में अंतरिक्ष के कक्ष में भेजा जा सकता है, अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, उसे वह 10 गुना ज्यादा, अर्थात कोई पेलोड $7 बिलियन में जा सकता है, या हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई चीज 7 लाख में भेजा जा सकता है, उसे 70 लाख में भेजा जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक पहला पहला एक स्पेस एजेंसी बनाए जो प्राइवेट हो, जो सरकारी ना हो। इन्होंने स्थापना की स्पेस एक्स की स्थापना इन्होंने 2002 में की। 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की, और उन्होंने फैल्कन 1 की निकाला। फैल्कन कुछ इस प्रकार का था कि वह पेलोड को अंतरिक्ष तक ले जाया करता था, परंतु उनका प्रथम टेस्ट फेल हुआ। परंतु उन्होंने फिर दूसरा टेस्ट किया, दूसरा टेस्ट भी फेल हुआ। उन्होंने तीसरा टेस्ट किया, तीसरा टेस्ट हुआ कुछ इस प्रकार की वह पृथ्वी के कक्ष से तो ऊपर गया, परंतु उनका जब पहला चरण समाप्त हुआ तो उसका ऊपरी भाग अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट हो गया। उनके ऑफिस में पूरा सन्नाटा छा गया। उनके कंपनी के पास अर्थात स्पेस एक्स के पास अब उतनी ही पैसे बची थी जिससे वह केवल और केवल एक और परीक्षण कर सके। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और एक बार और परीक्षण किया, और वह परीक्षण सफल रहा। इस सफलता के पश्चात यूएसए में इनका की बहुत चर्चा होने लगी, क्योंकि एक प्रथम ऐसी कंपनी बनी, प्राइवेट कंपनी बनी, जो अंतरिक्ष में मिसाइल को भेजी। क्योंकि इससे पूर्व जितनी भी कंपनियां होती थी वो राष्ट्रीय होती थी, तो इन्हें नासा के द्वारा भी ऑर्डर मिला पेलोड को भेजने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए। उसके पश्चात इन्होंने 2003 में स्थापित एक टेस्ला कंपनी थी। यहाँ जो आपको 2004 दिया गया है, 2004 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ध्यान से सुनिए कि 2003 में वह कंपनी बनी थी, यानी उस कंपनी की स्थापना की गई थी। ये जो कंपनी थी ईवी कार्स की अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्स की थी। उसमें इन्होंने 2004 में इन्वेस्ट किया और उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए, और उसके CEO भी बन गए। उसके पश्चात इन्होंने 2010 में इसका IPO लॉन्च किया। अर्थात IPO हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें हम अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं, और जो पब्लिक खरीदते हैं जिसके कारण हमारे जो कंपनी है उसका वर्थ बढ़ता है। तो उन्होंने 2010 में टेस्ला का IPO लॉन्च किया। 2022 में
उन्होंने ट्विटर को अधिग्रहण कर लिया और 2026 में वो बन चुके हैं दुनिया के पहले खरबपति। कुछ और विशेष तथ्य हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो कंपनियां थी, हमने जैसे बताया कि स्पेस एक्स, टेस्ला, ट्विटर, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी। जो न्यूरालिंक कंपनी थी वो ब्रेन को कंप्यूटर से लिंक करने का एक कंपनी था, अर्थात जो ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है उसको कंप्यूटर से लिंक कर दिया गया था, अर्थात व्यक्ति के ब्रेन को कंप्यूटर के जरिए एनालाइज किया जा सकता था। और फिर द बोरिंग कंपनी की स्थापना की इन्होंने। ये कंपनी थी टनल निर्माण के लिए इसे बनाया गया था। इन कंपनियों की कुछ विशेषता भी दी गई कि इन्होंने अभी तक क्या 2026 में जब ये खरबपति बन चुके हैं तो इन कंपनियों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त किया है। स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष के लिए है, उन्होंने पुनः प्रयोज्य रॉकेट अंतरिक्ष में क्रांति ला दी, यानी एक ऐसा मिसाइल बनाया जो एक बार अंतरिक्ष में जाएगा, अपना काम संपन्न करेगा और फिर पुनः पृथ्वी पर आएगा और उसे फिर पुनः भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि पैसे बचेंगे, लागत कम लगेगा अगले मिसाइल को भेजने में। यानी एक बड़ी समस्या को इस स्पेस एक्स के द्वारा खत्म कर दिया गया है। फिर इन्होंने टेस्ला, इनकी जो कंपनी थी ईवी की यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, वो भी अब जितने भी विश्व भर में अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो नेतृत्व अपना थाम के बैठा हुआ है वो है टेस्ला ने। फिर इनका जो, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि पेपेल को तो इन्होंने, ये जो पेपेल थे 1999 में 2008 में इन्होंने इस कंपनी को बेच दिया था। करप्ट कंप्यूटर नामक एक कॉरपोरेशन को इन्होंने 307 बिलियन में बेच दिया था, परंतु उन्होंने फिर से उसे कुछ समय बाद इस पेपेल को खरीद लिया था। पेपेल क्या है? एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में वाली कंपनी है, यानी वही डिजिटल बैंकिंग वाली सिस्टम है। इन्होंने फिर ये ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के भी संदर्भ में थे, तो इन्होंने सोलर सिटी का विशेष दिया। फिर उन्होंने स्टारलिंक या सैटेलाइट वगैरह का भी इनकी विशेष जो उपलब्धियां रही हैं। ये आंकड़ा पे हम गौर करना चाहेंगे। जब एलन मस्क अभी दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन चुके हैं, सब यानी उनकी जो वो है एक ट्रिलियनियर यानी खरबपति बन चुके हैं, तो उनकी संपत्ति 1 ट्रिलियनियर या इससे ज्यादा हो चुकी है, 1.11 हो गई है। तो इनके नीचे जो जो हैं, जोस बेजोस और जो भी हैं, इन तीनों का भी अगर जोड़ दिया जाए तो इन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। आखिर हम ये देखते हैं कि आखिर ये अचानक कैसे हुआ। ये अचानक तो नहीं होता है, परंतु कुछ वर्ष पहले इनकी वैल्यूएशन ट्रिलियन में नहीं थी, परंतु जो छलांग लगी है वैल्यूएशन की वो अचानक लगी है, कुल 75 बिलियन डॉलर की लगी है। तो ये कैसे हुई है, तो देखते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स आईपीओ ने बदली तस्वीर, अर्थात स्पेस जिससे पूर्व हमने आईपीओ की चर्चा की थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी इसमें क्या होता है कि वही ऑफर किया जाता है अपने शेयर्स को और पब्लिक के द्वारा वो खरीदा जाता है। खरीदने से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो स्पेस एक्स ने अपना आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। लोगों के इन्वेस्ट करने के कारण इसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई। स्पेस एक्स ने अपने आईपीओ के लिए 75 बिलियन डॉलर जुटा लिया और कंपनी का वैल्यूएशन 1.77 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट है 1.77 ट्रिलियन, ये एक सामान्य राशि नहीं कही जा सकती है। यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। आखिर क्यों ना हो, इतना बड़ा आईपीओ इतिहास का बड़ा होगा भी,
और आने वाले युग में इससे, आने वाले समय में इससे ज़्यादा बड़ा भी आईपीओ होगा। हम कह रहे हैं कि एक खरबपति हैं, ये बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, तो कुछ इसकी हमें प्रमाण भी तो देनी पड़ेगी, इसकी तुलना भी तो करनी पड़ेगी। तो इसकी हम तुलना कुछ चीज़ों से कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ हास्यात्मक है, तो कुछ तथ्यक है। तो हम देख सकते हैं कि अभी मस्क अपने दौलत से क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ खरीद सकते हैं। तो मस्क अपनी दौलत से दुनिया की भुखमरी को मिटा सकते हैं। मतलब अगर हर साल दुनिया को की भू को 1 साल के लिए अगर दुनिया को, पूरी दुनिया को खिलाना हो, तो 40 से 50 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होती है। और मस्क की संपत्ति यह काम 20 सालों तक कर सकती है। यानी मस्क की संपत्ति इतनी है, यह पूरे दुनिया को 20 साल तक अपने पैसे से खिला सकती है। यूनेस्को के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर साल 39 बिलियन डॉलर लगते हैं। और मस्क की दौलत इतनी है कि यह उस बच्चों को 25 सालों तक अपने खर्च से पढ़ा सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ देश के जीडीपी से भी ज़्यादा इनकी वर्थ है। यानी पूरा देश से ज़्यादा इनकी देश की जो जीडीपी होती है, उससे ज़्यादा इनकी कंपनी की का वैल्यूएशन है। दुनिया के करीब 195 देशों में से 174 देशों का सालाना जीडीपी, यानी जो वर्ष भर में जो जीडीपी, आप ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसको कहते हैं, सकल घरेलू आय कहते हैं, जिसमें साल भर के द्वारा किसी देश के द्वारा अर्जित आय को कहते हैं। तो 195 में से 174 देशों की जो जीडीपी होती है साल भर की, उससे ज़्यादा इनका अभी जो वैल्यूएशन है वो है। ये आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जीडीपी की हमने चर्चा की, अगर प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च $1 प्रतिदिन माना जाए, तो एलन मस्क की $1 ट्रिलियन की संपत्ति से पाकिस्तान को पूरी आबादी को 11 साल तक बैठ के खिलाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो 11 साल तक एक व्यक्ति अपने पैसों से किसी देश को अकेले खिला सकता है, इतना उसके पास पैसा है। स्पेस एक्स ने अपना आईपीओ जारी किया, जिस हमने पीछे भी इसकी जानकारी दी है कि आईपीओ जारी किया, जिसमें ने 75 बिलियन डॉलर जुटाया और वैल्यूएशन 1.11 ट्रिलियन कर दिया, और विश्व का दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हासिल कर लिया। स्पेस एक्स का रिकॉर्ड आईपीओ के बाद इलॉन मस्क की नेटवर्क 1 ट्रिलियन हो गई और करीब 95 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है, जिसके साथ साथ ही दुनिया के पहले खरबपति हो गए हैं। अर्थात ये जो अब खरबपति बन चुके हैं, 95 लाख करोड़ के साथ बन चुके हैं। और यह सब किसके कारण हुआ है? यह स्पेस एक्स का जो इन्होंने आईपीओ प्रस्तुत किया था, और ये जो सबसे ऊंचा इतिहास का छलांग लगा है आईपीओ का, 75 बिलियन डॉलर का। यहाँ भी कुछ रोचक तथ्य हम दे सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार सभी लोग सुरक्षित पेयजल स्वच्छता पहुंचाने के लिए 114 बिलियन प्रति वर्ष खर्च होते हैं। अर्थात अगर हमको सभी देशों के पास, सभी लोगों के पास शुद्ध पेयजल, सुरक्षित व्यवस्था, स्वच्छता पहुंचाना है, तो प्रति वर्ष हमें 111 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष आवश्यकता होगी। और मस्क के पास इतनी संपत्ति है कि ये अकेले उसे 8-9 साल तक चला सकते हैं। हम लोग ओलंपिक देखते होंगे, एक ओलंपिक को करवाने में 10 से 30 बिलियन डॉलर लगते हैं, और मस्क के 1 ट्रिलियन की जो अभी संपत्ति है, उसके द्वारा यह ओलंपिक को 30 से 100 सालों तक खुद से करवा सकते हैं। यानी आप हम ये तथ्य कुछ इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप तुलना कर पाए कि अभी इलन मस्क की संपत्ति कितनी है।
यानी यह क्या क्या अपने पैसे से कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इनकी मान क्या लिया जाए, इनकी है ही 1 ट्रिलियनियर बन चुके हैं, तो 1 ट्रिलियन इनकी संपत्ति है। अगर हर दिन एक व्यक्ति को का खर्च $1 होता है, तो ये मतलब अगर कोई व्यक्ति, अर्थात ये अगर प्रतिदिन भी $1 खर्च करे, तो अपनी पूरी संपत्ति को खर्च करने में इन्हें 2740 साल लग जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि आप ये अगर रोज $1 खर्च करे, तो इनको पूरा अपना पैसा खर्च करने में 2740 साल लग जाएगा। अगर रोज $10 बिलियन खर्च करे, यानी $1 बिलियन खर्च करे, तो 2740 साल। $10 बिलियन खर्च करे तो 274 साल। और $100 बिलियन, आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल इंसान $100 बिलियन नहीं खर्च कर सकता है, कर भी सकता है परंतु शेयर्स के रूप में। अगर $100 बिलियन प्रतिदिन खर्च करे, तब पर भी इसे 27 साल लग जाएंगे अपनी संपत्ति को खर्च करने में। अगर हर सेकेंड, ये अर्थात हर सेकेंड यानी एक मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, कुछ इस प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं। और ये हर सेकेंड $1 खर्च करें, तो अपनी संपत्ति अर्थात 1 ट्रिलियन को खर्च करने में इन्हें 31,700 साल लग जाएंगे। एक सामान्य मनुष्य इतना दिन तक जीवित भी नहीं रहता है। आप इस चीज से आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर व्यक्ति हैं। इन चीजों से आपने ये तो जरूर देखा होगा कि एलन मस्क थे, वो एक क्षेत्र पे आधारित नहीं रहे। इन्होंने नए नए क्षेत्रों में अपना निवेश किया, नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया, अर्थात इसे एक एक्सप्लोरर का नाम भी दे सकते हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। और ये बहुत ही पढ़ने के प्रति जिज्ञासु थे। ये हालांकि अभी इन पे बहुत ज्यादा आरोप भी लगाया जाता है कि ये अपने वर्कर को ज्यादा ओवर काम करवाते हैं, परंतु ध्यान रहे, इनके लिए एक कोट कहा जा सकता है, यू हेट हिम, यू लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप प्रेम कर सकते हैं, जिसे आप नकार सकते हैं, जिसे आप हृदय में नहीं समा सकते हैं, परंतु इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आने वाले भविष्य की आवश्यकता है। अंततः मैं एक जानकारी से यह समाप्त करना चाहूंगा कि ये एक ऐसे काम पे अभी जुड़े हुए हैं जिससे मानवीय जो समुदाय है उसे मंगल पे शिफ्ट कर दिया जाए। यानी अगर पृथ्वी की समाप्ति होगी, पृथ्वी अगर कोई उल्का पिंड आके इस पे टकराता है, तो अगर पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, तो जो लाइफ होगा वो मंगल पे कैसे सरवाइव किया जा सकता है। अगेन, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। धन्यवाद।